यही पॉइंट चालू करना था ना, संगठन का सिद्धांत। हम आज बात करेंगे संगठन के सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन पर प्रभावशाली प्रबंधन निर्भर करता है और किसी भी संस्था की सफलता और असफलता इसके परिणामों से ही ज्ञात की जा सकती है। यह कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन की सफलता और असफलता इसके परिणाम से ही ज्ञात किया जा सकता है। यदि निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने होते हैं तो संगठन मजबूत होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। यदि वे अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टरबेंस है, कोई त्रुटि है या कमी है। संगठन पर ही प्रबंधन की प्रभावशीलता यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पर ही इफेक्ट होता है कि उसकी सफलता और असफलता जो है वह कितनी है, अर्थात इसी पर निर्भर होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी प्रभावशाली है, कितना इफेक्ट कर सकता है। संगठन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसको नियमानुसार स्टेप वाइज स्टेप और कुछ सिद्धांतों के साथ उसके फ्रेमवर्क के रचना के अनुसार उसको लागू किए जाएं। हम इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से इनके सिद्धांत को मुख्य दो भागों में विभाजित करते हैं। मोटे मोटे तौर पर इसको दो तरीकों से बांटा गया है। एक तो संगठन के परंपरागत अथवा चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत। प्रतिष्ठित सिद्धांत, ट्रेडिशनल और क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
संगठन के परंपरागत अथवा चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, ट्रेडिशनल और क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ये हम दूसरा इसमें दूसरे पार्ट में करते हैं इसको आधुनिकता के आधार पर। ठीक है, संगठन के आधुनिक सिद्धांत। संगठन के आधुनिक सिद्धांत। ओके, क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को? संगठन के आधुनिक सिद्धांत, इसको कहेंगे मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो संगठन जो है, संगठन पर ही प्रभावशाली प्रबंधन निर्भर करता है। अतः संगठन की सफलता असफलता या सफलता के लिए आवश्यक है कि इसकी संरचना, स्ट्रक्चर जो है उसको फिक्स किए जाए, यानी कि इसकी संरचना निश्चित सिद्धांतों पर की जाए। यदि संगठन संरचना सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है तो संगठन का निर्देशन करने वाले व्यक्ति केवल अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये सीएल उर्विक ने इसको परिभाषित किया। जैसे कि टेलर ने कहा कि उर्विक प्रबंध के क्षेत्र में टेलर जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इनके विचारों के अनुसार से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने बताए, तो हम इसको समझने के लिए यहां कहें कि मोटे तौर पर दो भागों में हम इसको विभाजित करते हैं कि एक परंपरागत सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। सिद्धांत वैसे बहुत सारे हैं, मिक्स हैं। अब इन दोनों सिद्धांतों को लेकर हम अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो जैसे कि आपके सिद्धांत है, हम संगठन के सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें पहला हम सिद्धांत बात करते हैं कि संगठन के परंपरागत या चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में संगठन के जो परंपरागत सिद्धांत है उसका कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि सार्वभौमिक और आधारभूत सिद्धांतों को जो लगभग सभी संगठनों में समान रूप से लागू किया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन, यानी कि ये जो सिद्धांत जो लिए गए हैं ये आपके टेलर, उर्विक, ये प्रबंधशालियों से लिया गया है। संगठन सिद्धांत में सबसे पहले जो परंपरागत संगठन है या हम कहेंगे संगठन के सिद्धांतों में जो मुख्य सिद्धांत है वह आपका पहला उद्देश्य का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव संगठन के उद्देश्य का स्पष्ट निर्माण यहां पर बहुत आवश्यक है तथा संगठन की समस्त क्रियाओं द्वारा उससे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दिया जाना चाहिए। कार्यों को करने में निश्चितता होनी चाहिए
ना कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट होना चाहिए, कोई संदेह होना चाहिए। ऐसी दशा में जो वांछित यानी कि इच्छा अनुसार जो लक्ष्य रखे गए हैं उनके अनुसार से उसका योगदान मिल सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक संगठन का वही उद्देश्य होना चाहिए जो कि संस्था के लिए होता है। अर्थात यह सिद्धांत ये बतलाता है कि संगठन का उद्देश्य संस्था के सामान्य उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, उसकी पूर्ति में सहायक होना चाहिए। संगठन करते समय प्रत्येक विभाग और उसके उप विभाग इनके उद्देश्य एक निश्चित होना चाहिए, उप उद्देश्य और संस्था में मूल उद्देश्यों में एकरूपता चाहिए, अर्थात वे सभी मिलकर एक रूप में हो जाए। सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स हम यहां पर ये बात करते हैं। दूसरा, नियंत्रण क्षेत्र का सिद्धांत। नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। तीसरा, व्याख्या का सिद्धांत। चौथा, समन्वय का सिद्धांत। पांचवा, संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। दिख रहा है ये? आठवां। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट, अधिकार का सिद्धांत। अधिकार सत्ता कहते हैं, है ना, अधिकार का सिद्धांत। नेक्स्ट, लोच का सिद्धांत। तो ये मुख्य आपके सिद्धांत हैं परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑन कंट्रोल, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। स्पेन ऑफ सुपरवाइजर आप ये कह सकते हैं। तो इसमें स्पेन ऑफ सुपरवाइजर मींस द नंबर ऑफ पर्सन एंड मैनेजर और सुपरवाइजर कैन डायरेक्ट, no manager should be required to supervisor more subordinate than he can effectively manage within the limit of available time and the ability। तो ये स्पेस का सिद्धांत। यहां पर इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशिष्ट अधिकारी के अधीनस्थों सबऑर्डिनेटर की संख्या केवल उतनी ही होनी चाहिए
जिनके कार्यों पर वह उचित नियंत्रण रख सकता हो। अधिक लोगों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, उतनी ही इसमें से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जितने पर सही तरीके से कंट्रोल किए जा सके। तो नियंत्रण के विस्तार का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्पीड ऑफ कंट्रोल, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अधिकारी नियंत्रण का क्षेत्र उसमें सीमित होना चाहिए, जिससे वह प्रभावशाली ढंग से उसको नियंत्रित कर सके। और इसका कारण यह है कि प्रत्येक अधिकारी की संगठन करने की क्षमता होती है, उसकी सीमित होती है। तो अतः इसमें कोई एक व्यक्ति अपने तुरंत अधीन अधिक से अधिक 5 या 6 सहायक अधिकारियों की क्रियाओं पर नियंत्रण रख सकता है, इससे अधिक वह नहीं रख सकता है। तो नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करते समय व्यवसाय की प्रकृति, उसका आकार, प्रबंधन और अधीनस्थों की योग्यता, संचार व्यवस्था आदि को भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या का सिद्धांत। व्याख्या का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशंस, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, व्याख्या का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व उसकी पूरी तरीके से व्याख्या होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ऐसा होने से वह कर्मचारी उसमें अधिक रुचि लेता है और रुचिकर कार्य करता है और कार्य करने में उसको सहयोग मिलता है। नेक्स्ट, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो कि बैलेंस का सिद्धांत होता है यहाँ पर। अब इसमें कोऑर्डिनेशन में हम बात करते हैं, ये सिद्धांत बतलाता है कि संस्था के उद्देश्यों, साधनों, कार्यों और व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अर्थात सभी में कम्युनिकेशंस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, समन्वय के सिद्धांत में संगठन का उद्देश्य किस औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयों के लिए है, उनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, कार्य हैं, साधन हैं, उनके व्यक्तित्व की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। So there should be proper balance between various parts of the organization, and no function should be given undue importance at the cost of others. Also, a balance should be mentioned between consideration and the discontinuations, speed of supervision and lines of communication and authority allocated to department at the personal and various levels, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस का सिद्धांत है, संतुलन का सिद्धांत, तो संस्था की विभिन्न क्रियाओं को उनकी आवश्यकता और महत्ता के आधार पर संतुलित किया जाना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों, प्रबंधकों और विभागों के अधिकार के अनुसार या अधिकार रेखाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अधिकार रेखा लाइन को स्पष्ट करना चाहिए, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो इन सिद्धांतों पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। विभिन्न विभागों, कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान के अनुसार कोषों का अनुपातिक वितरण किया भी जाना चाहिए, यानी कि जो कोष है, फंड है, वह भी उसके अनुसार से उनका रिलीज होना चाहिए, उनके पास पर्याप्त फंडिंग होनी चाहिए ताकि वह संगठन को मजबूत कर सके, उद्योग के या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब संतुलन की बात हो गई तो उत्तरदायित्व की भी बात होगी। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये कह सकते हैं अधिकार दायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व को तभी निभा सकता है जब अपने कार्यों को करने के लिए उसको आवश्यक अधिकार प्राप्त हुए हों।
तो इस सिद्धांत की मान्यता का अधिकार और दायित्व दोनों को साथ साथ चलने से है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस सिद्धांत को अधिकार और दायित्व में समता का सिद्धांत कह सकते हैं। तो प्रत्येक कर्मचारी को जितना दायित्व सौंपा गया है उसी अनुपात में दायित्व के पालन के लिए उनको वो अधिकार प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता की सिद्धांत कंटिन्यूटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप ये कहें तो कंटिन्यूटी की सिद्धांत जो है ये सरल तरीके से हम कहें तो इसमें कंटिन्यूटी बना होना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार संगठन की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सके। संगठन को समय के अनुकूल बनाए रखने के लिए उसमें पुनर्गठन या अन्य आवश्यक संशोधन होते रहने चाहिए, अर्थात समय अनुसार उसको परिवर्तित किए जाने चाहिए। निरंतरता के दृष्टिकोण से उसको अपनाया जाना चाहिए जिससे कि समय अनुसार उसको बदला जा सके, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके। संगठन और पुनर्संगठन की विधि को निरंतर चालू रहता है। अतः इसमें प्रत्येक इकाई में विशिष्ट व्यवस्थाओं का आप ये कह सकते हैं विशिष्ट व्यवस्थाओं का निर्माण होते रहना चाहिए। संगठन व्यवस्था न केवल तात्कालिक क्रियाओं के लिए होती है, अबल्कि भविष्य की जो फ्यूचर में जो हमको करना है, जो ऑब्जेक्ट्स हमको लेनी है उसके अनुसार से वह पर्याप्त होना चाहिए। हम बात करते हैं विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो ये जो आपका विशिष्टीकरण का सिद्धांत है स्पेशलाइजेशन, इसमें हम बात करते हैं संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी एकाकी प्रमुख कार्य के निष्पादन तक ही सीमित रहना चाहिए, यानी कि विशिष्टता होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है, सक्षम है, वही कार्य उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि वो उसमें अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे सके, रिजल्ट दे सके और संगठन को मजबूत कर सके। तो इस सिद्धांत का पालन न करने पर संगठन जो है वो बैकवर्ड पर चली जा रही है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। अधिकार का सिद्धांत, अथॉरिटी, ये मैंने आपको अभी बताया, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए उसको वो अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए जो उस कार्य से संबंधित हो। तो अधिकार होने पर क्या होता है कि कर्मचारी उसमें सही ढंग से अपने अधिकारों के अनुसार, लायबिलिटी के अनुसार उसमें अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही निकटतम हैं और दोनों के निकटतम संबंध हैं, दोनों ही आसपास है और उसके अनुसार से कार्य होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोच का सिद्धांत। तो जैसे कि मैंने बताया कि संगठन में लोच का सिद्धांत होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सके। तो संगठन में ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि संगठन का लोचपूर्ण होना आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें कुछ हेरफेर किए जा सके, उसमें थोड़ा सा समायोजन करने की संभावना होनी चाहिए ताकि संगठन को अत्यधिक नियमन और क्या है उसमें नियंत्रण रखने के लिए यथासंभव उसमें प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण आपके परंपरागत जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल प्रिंसिपल हम कहें उसके अंतर्गत ये पॉइंट्स आपके ले सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट था आधुनिकता का सिद्धांत।
संगठन के आधुनिक सिद्धांत। संगठन के आधुनिक सिद्धांत की हम बात करते हैं। इसमें संगठन मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आधुनिक प्रबंधन विशेषज्ञों ने, शास्त्रियों ने आधुनिक संगठन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें हम पहला लेते हैं कुशलता का सिद्धांत। कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत, उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, औपचारिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेलिटी, इसको हम कहें संतुलन का सिद्धांत या जांच का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, निर्णयों की औचित्य का सिद्धांत, कुशलता का सिद्धांत, दिख रहा है आप लोगों को? भूमिका निर्वहन का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, क्लियर है? दिख रहा है? अब हम एक एक करके एक एक सिद्धांतों को कुछ लाइनों में स्पष्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा, जिससे कि संगठन के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आधुनिक प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, आपकी कुशलता का सिद्धांत, तो इसके अनुसार से एक संगठन उस समय कुशल माना जाता है जबकि वह निर्धारित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने की कोशिश करता है, या कहें कि वह समर्थ होता है। तो कर्मचारी के दृष्टिकोण से कुशल संगठन जो है वह है जो कि कार्य के प्रति संतोष प्रदान करता है, यानी कि सही तरीके से काम करता है, स्पष्ट
अधिकार रेखा निर्धारित होना चाहिए और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समस्याओं का समाधान में वह भाग लेते हुए उन कार्यों को कर सकता है। दूसरा, उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इस संगठन के अनुसार से इससे ये कहेंगे, इस संगठन से ये पता चलता है कि उपक्रम के भाग प्रति किए गए जो योगदान है, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें उद्देश्य की एकरूपता होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव जो है वह एक होनी चाहिए। सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार से उपक्रम के संगठनों में कार्य करने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसको क्या कार्य करना है, कौन से कार्य उसको मिले हैं, वह किसके लिए उत्तरदायी है या अन्य कर्मचारियों के साथ उसके क्या संबंध है। प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, संतुलन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक व्यक्ति, समूह, शाखा, विभाग, इसके द्वारा प्रतिपादित जो निष्पादित कार्यों की किसी दूसरे व्यक्ति से या शाखा से, विभाग से उसकी क्रॉस चेकिंग होते रहना चाहिए और संतुलन रखने के लिए उसमें प्रयत्न करना किया जाना चाहिए। तो इससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और संगठन मजबूत होगा। निश्चितता का सिद्धांत, डेफिनेशंस। तो इसमें इस सिद्धांत की प्रत्येक आवश्यक क्रियाएं संस्था के मुख्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए है, कम से कम उसमें प्रयास करना चाहिए और अधिक से अधिक परिणाम देने वाले होने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं, ये सब तो कुछ अपवाद भी होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशंस, इस सिद्धांत के अनुसार उच्च प्रबंधकों को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिन प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की कम से कम उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, रिजल्ट सही होने चाहिए, वर्किंग फोर्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। निर्णयों की औपचारिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ डिसीजंस। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो निर्णय किए गए हैं वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। कुशलता का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, इस सिद्धांत के अनुसार जो मानव संसाधन शक्ति है उसका उपयोग सर्वोत्तम और अधिकाधिक होना चाहिए, क्षमता के साथ करनी चाहिए। इसमें ये आवश्यक है कि उसकी योग्यता, कुशलता के आधार पर कर्मचारियों का चयन किया जाए ताकि कार्य नियुक्ति करने के पूर्व उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके और एक आदर्श और श्रम नीति उसमें अपनाई जा सके। भूमिका निर्वर्तन, तो निर्वहन, ठीक है, भूमिका निर्वहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी की भूमिका को उसी प्रकार से निभाए जाने की आशा करता है जिस प्रकार से या जिस प्रकार की वह स्वयं अधिकारी बन जाने पर उस भूमिका को निभाता है। अतः प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों की इस मनोवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि वह अपने दृष्टिकोण से अपने आवश्यक परिवर्तनों को करते रहना चाहिए। अनुरूपता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार से कर्मचारियों के अधिकारों और दायित्वों में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा होने पर टकराव नहीं होता, मनमुटाव नहीं होता, अनावश्यक मतभेद जो है वह उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम सिद्धांत की यदि बात करें तो मुख्यतः यदि हम दोनों सिद्धांतों को यदि हम बात करते हैं, परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत, तो इसमें मुख्य जो बिंदु है वह है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्कॉलर्स प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी,
प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण का सिद्धांत होना चाहिए, अंतिम उत्तरदायित्व का सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए, निरंतरता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को एक ही बॉस होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक कर्मचारी का एक ही अधिकारी होना चाहिए ताकि उसमें कम्युनिकेशन जो है वह सही तरीके से हो सके, आदेशों का निर्वहन हो सके, आदेश प्राप्त करने में उनको आसानी हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस यानी अपवाद का जो सिद्धांत है, तो कर्मचारी द्वारा जो वर्किंग किए जाते हैं उसमें कई प्रकार के उसमें पूछताछ होते रहनी चाहिए, तो पूछताछ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वह कम से कम होना चाहिए जिससे कि अपवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और कर्मचारी सही तरीके से अपने कार्य को कर सके, और उच्च प्रबंधकों से उसको सही तरीके से सलाह मिलनी चाहिए, वह निडर होना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों के प्रति उच्च अधिकारियों से उसके बारे में वार्ता कर सके, पूछ सके, जान सके। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिटी सरलता का सिद्धांत होना चाहिए, निरंतर जांच का सिद्धांत होना चाहिए ताकि इससे जो वर्क है, कार्य है, उसके कमिटमेंट होते रहना चाहिए, उसमें नए पन्ना होते रहना चाहिए, उसमें क्या हो रहा है, कार्य सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में उनकी जानकारी पूर्णता के साथ मिलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संगठन की ये जो सिद्धांत है ये राइट्स रूल्स नहीं है, केवल ये एक मार्गदर्शक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो क्षमता है, बौद्धिक स्तर है, उसके अनुसार से कार्यों को किया जाना चाहिए। तो इससे काफी संगठन में महत्ता होती है। एक मुख्य बिंदु के साथ में मैं इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करूंगा। जैसे कि कुड्स और ओडोनिल इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें संगठन के इन्होंने 14 सिद्धांत जो हैं वो बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कुड्स या ओडोनिल के 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करिए, उसके सिद्धांत को पूछता है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं। इसमें है इनके द्वारा जो प्रतिपादित 14 जो सिद्धांत है, उसमें पहला है उद्देश्य की एकता का सिद्धांत, कुशलता का सिद्धांत, प्रबंध की परिधि का सिद्धांत, पदाधिकारियों के संपर्क का सिद्धांत, दायित्व का सिद्धांत, अधिकार और दायित्व के सिद्धांत, निर्देशों की एकता का सिद्धांत, अधिकार स्तर का सिद्धांत, कार्य के विभाजन का सिद्धांत, प्रकारों की व्याख्या का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और नेतृत्व को सहज बनाने का सिद्धांत। ये 14 आपके सिद्धांत कुड्स ओडोनिल के अनुसार प्रतिपादित किया गया है। तो जितने भी अभी मैंने सिद्धांत आपको बताए वह सारे के सारे सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अभी आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। आज के लिए यही तक। ओके।